डेप्यूटी एडिटर हरियाणा से विनोद लांबा जी हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। भूपेंद्र यादव जी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर हम सब के बीच में पहुंचे हुए हैं। जी सलाम एडिटर तारिक फरीदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी हमारे बीच मौजूद हैं और साथ ही मेरी सहयोगी मनु भी हैं और मनु अब आएंगी और साथ ही विनोद लांबा जी ये सेशन की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू मनु एंड विनोद जी। शुक्रिया सुप्रीत। सेशन की शुरुआत करते हैं। कई सवाल मेरे जहन में है और एक बात मैं मंत्री जी के सामने कहूँगा। सर, बहुत मेहनत लगी मुझे इस मंच पर लेके आने की। मैं आपके राजनीतिक कद से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, आपकी व्यवस्था से भी बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। आप कर्नाटक के चुनाव में पिछले दिनों थे, उससे पहले गुजरात की जिम्मेवारी रही हो या फिर तमाम राज्यों की जिम्मेवारी रही हो, और बहुत फ्यू लीडर्स में से हैं बीजेपी के जिनके पास केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय तो हैं ही, साथ में संगठन का भी काम देते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा सर, और मजबूरी ये थी कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि तमाम कॉन्क्लेव जी वाले करते हो, भूपेंद्र यादव जी को साथ में लाओ, हमें उनसे बातचीत करनी है, हमें उनको सुनना है। शुक्रिया आपका आने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि जी हरियाणा के माध्यम से आप जो सभी लोगों को सही खबरें, सच्ची खबरें और सही समय पे पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने लंबे समय तक संगठन में काम किया है, आप पिछले लगभग 2 साल से सरकार में हैं। कितना फर्क आप महसूस करते हैं और इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सरकार में आने की हमारी पहली बुनियाद संगठन होता है। अगर संगठन अच्छा होता है तो फिर सरकार में आने का अवसर मिलता है, और संगठन में जो पॉलिसी हम लोग बनाते हैं उसको सरकार के माध्यम से लागू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है कि जिस विचार को लेकर जनसंघ के रूप में पार्टी बनी थी, सरकार में आने के बाद उसको पूरी तरह लागू करने में भी सफल रही है। ये इस बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रखती है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लिए संगठन महत्वपूर्ण होता है और सरकार जनता में काम करने का अवसर होता है। देखिए, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम जो बतौर कैबिनेट मंत्री भी संभाल रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय का महत्व आपके लिए भी बतौर मंत्री भी, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरत है और मोदी सरकार में इस पे काम भी हुआ। इसी सवाल में मैं एक हरियाणा का भी जोड़ देता हूं कि आप और पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब गए थे अपने मंत्रालय के कार्यकाज के, और जो अरावली की पहाड़ियों पर एक बड़ी योजना आप लोग लेके आ रहे हैं सर, वो हमारे माध्यम से आप दर्शकों को जरा पहुँचाएँ। देखिए, पर्यावरण आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि हमारे जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो पर्यावरण से प्रभावित ना होता हो। हम एनसीआर रीजन में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हवा की है। वायु शुद्ध होनी चाहिए। जब पिछले साल हमने CAQM में इसका विश्लेषण किया तो गुड़गांव में लगभग 73 सोसाइटी डीजल पे चल रही थी। जब हमने उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराया तो आज केवल 3 ही सोसाइटियों में डीजल है, बाकी सब जगह हमने बिजली को लाके पर्यावरण प्रदूषण को कम किया। दूसरा, हरियाणा में और NCR के आसपास के एरिया में इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन था वो एक बहुत बड़ी विषय था। लगभग 3141 के करीब इंडस्ट्री हरियाणा में है। हम 2800 के करीब इंडस्ट्रीज़ को PNG में लाने में सफल हुए। ये जो पराली जलने के कारण जो प्रदूषण होता है, अगर आप इस वर्ष मतलब बीते वर्ष को अगर उससे 1 वर्ष पहले से आप कंपैरिजन करेंगे तो पराली जलने की घटनाओं में 40% की कमी आई। पानीपत में एथेनॉल ब्रांडिंग के लिए प्लांट लगा, अभी भटिंडा साइड में भी और तैयारी चल रही है। इसका अन्य उपयोग भी हम कर रहे हैं, और अभी तो कुछ लोगों के साथ मिलकर
हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो शमशान में जो जलाने का कार्य होता है, अगर पराली के पिलेट बना दिए जाए, और कुछ जगहों पे ये प्रयोग अब हम लोगों ने शुरू भी कराया है, तो उसके पिलेट बनने से हम एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा एक विषय जो है, गुड़गांव के आसपास जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो अगर केवल इंडस्ट्री ही लगती रहेगी तो गुड़गांव में ताज़ा और स्वच्छ हवा भी चाहिए। हमने 16,000 एकड़ का ये जो एरिया है इसको आइडेंटिफाई किया, और ज़मीन की मालिक हरियाणा सरकार होती है। अब हम हरियाणा सरकार को इसमें एक सफारी बनाने का, प्लांटेशन का, पेड़ लगाने का जो दे करके आए हैं, मुझे लगता है कि जितनी तेज़ी से राज्य सरकार की कार्रवाई होगी हम उसको कामयाब करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी को बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पर विशेष रूप से बजट में भी प्रावधान रखा है। अभी हमारे वजीराबाद के मेरे आने से पहले जो सुबे सिंह जी कह रहे थे, वजीराबाद के जो 2 गांव हैं, एक वजीराबाद है और एक हैदरपुर वीरान है। तो जो हैदरपुर वीरान का एरिया है, वहाँ पर एक समय में मैंने वन विभाग के अधिकारियों से भी कहा, बड़े अच्छे पेड़ होते थे, अब सब जगह काबली कीकर की बात आई है। मैं रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो पंचायतें हैं, आपके सामने कह के जा रहा हूँ, और आप भी इसमें योगदान कीजिए, क्योंकि मई में हम बैठे हैं जी। अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो 1 जुलाई से 6 जुलाई तक पूरे देश में हरियाली तीज आती है, वन विभाग का महोत्सव आता है। हम निश्चित रूप से वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, और ये पीछे जो घाटा का बंद वगैरह में एनजीओ ने मिलकर के जो अच्छा वृक्षारोपण का कार्य हमारे वन विभाग के साथ किया है जी। मेरे को लगता है कि ये हैदरपुर के पास में जो जंगल है, अगर तैयार होती है और अगर उसकी कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं होती है, जो शुद्ध रूप से ज़मीन जंगल विभाग की है, ऐसी जगहों पे अच्छे वृक्षों का भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि पर्यावरण का जिक्र आप कर रहे हैं, बढ़ती आबादी के साथ कितना चुनौतीपूर्ण है पर्यावरण को शुद्ध रख पाना। अभी जो हमारा जीवन है, इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव है? हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव एनर्जी का है। ये लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ये बिना एनर्जी कंजम्पशन के कुछ नहीं हो सकता है। किचन के भी 60% इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक से, एनर्जी से ही चलते हैं। और जब एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता है तो वातावरण में एमिशन भी बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, हम किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज का माइंडफुल कंजम्पशन करें, ये हमारे पर्सनल बिहेवियर में आवश्यक है। प्लास्टिक का उपयोग हो गया, अनावश्यक माइंडलेस कंजम्पशन हो गया, ये सब चीज़ें, रिन्यूएबल हो गया, इनको हम कैसे लेकर के जाएं। और इसलिए एनवायरनमेंट के स्तर पर सरकार की पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा एक तरफ हम मिटिगेशन मेजर्स करते हैं, वहाँ सोसाइटी अपने व्यवहार के माध्यम से एडेप्टेशन मेजर्स करते हैं, और इंडिविजुअल बिहेवियर में हम कैसे कंजम्पशन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें। अभी हम लोगों ने हमारे पर्यावरण विभाग के 2 पोर्टल बनाए हैं, मेरी लाइफ। तो मैं अपनी लाइफ में कौन सा रोज एक काम करता हूं जो ये लगता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए उपयोगी है। बॉम्बे में कुछ लोग जाते हैं, उन्होंने बीच की सफाई का काम अपने हाथ में लिया। कुछ लोगों ने अपने ऑफिसेज में, कल मुझे एक अच्छा विषय ध्यान में आया, उन्होंने कहा हमने ये तय किया है कि लंच में ऑफिस के सब लोग एक जगह बैठ के लंच करें। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले एक तो सब साथ बैठते हैं, दूसरे सारे कमरों की लाइट बंद रहती है तो कुछ तो बिजली बचती है। तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न लाइफ का बदलना होगा। तमिलनाडु में एक जगह उन्होंने कपड़े के थैले के एटीएम लगाए, जैसे कोक और ये बाकी चीज़ें निकलती हैं ऐसे ही। तो अगर आप थैला नहीं ले जा पाए तो 10 रुपये डालिए, थैला ले लीजिए कपड़े का, प्लास्टिक का कंजम्पशन कम होगा। और लाइफ में ये इनोवेटिव आइडियाज़ लेने होंगे,
मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हमारी मिनिस्ट्री के जो 2 पोर्टल हैं, जिसमें एक रखा है माई लाइफ, मेरी लाइफ कितनी एनवायरनमेंट और इको फ्रेंडली है, आप उस पर अपलोड भी कर सकते हैं और मिशन लाइफ के हमारे अभियान का हिस्सा भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और इस साल सर, मैं इससे आगे बढ़ते हुए, हम आपके मंत्रालयों पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस साल और इसी महीने मोदी सरकार के 9 साल पूरे भी हो रहे हैं। अगले साल चुनाव भी हैं, लोकसभा भी और विधानसभा भी। किन मुद्दों को लेकर चल रही है आगे बीजेपी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि उनके नेतृत्व में रही है कि हमने 9 साल में टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी करी है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा कि उनके राज्य में हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 2019 में जब हम मैंडेट मांगने गए तो हर गांव में बिजली पहुंची। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अगर गरीबों के खाते खुलेंगे तो हमने 30 करोड़ गरीबों के खाते खुलवाए। जनधन, आधार और मोबाइल, इसके माध्यम से हमने रिसोर्सेज को नीचे तक पहुंचाया। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की जो घटना हुई कोविड, उसमें भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में है जिन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन का उत्पादन भी किया और 200 करोड़ डोजेज सबको टाइम के साथ बिना भेदभाव के लोगों को लगा के सुरक्षित करने का काम भी किया। तो हमारी उपलब्धियां लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी और एक संकल्पवान भारत बनाने की है। मैं इस पे और भी कह सकता हूं, पर आपकी बेचैनी है बता रही है कि आप नया प्रश्न पूछना चाहते हैं। बेचैनी नहीं है सर, बेचैनी विपक्ष को है कि विपक्ष कहता है कि ये सरकार ऐसी है, सेंटर की मोदी सरकार बोलने नहीं देती। आप लोकसभा में माइक बंद कर देते हैं राहुल गांधी जी का, विपक्ष को मौका नहीं देते, और विपक्ष को जब हमलावर होते हैं उनकी सदस्यता छीन लेते हैं, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि तमाम एजेंसीज के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है। आप सरकार के कार्य बताइए, और जो डिपार्टमेंट ESIC, वो डिपार्टमेंट के सवाल भी पूछूंगा, लेकिन ये बेचारा विपक्ष है, बेचारा विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि सीधे तौर पर कहता है कि भाई हमको तो किसी भी मंच पर बोलने नहीं दिया जाता। वो कहीं ना कहीं आप अपने विपक्ष के साथ दबाव बना रहे हैं। पहली बात तो इस बार राष्ट्रपति महोदय जी का जो अभिभाषण हुआ उस पर राहुल गांधी जी संसद में 52 मिनट बोले। किसने रोका? पार्लियामेंट की कार्यवाही और रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आपको मेरे से प्रश्न पूछने से पहले कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी 52 मिनट तक बोले, फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? तब तो मैं सोचता आप भी होमवर्क करके आए। दूसरी बात, संसद भाषण देने के लिए होती है। आपने देखा था जब संसद में राज्यसभा की पिछली बार कार्यवाही हुई थी, अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? कुर्सी पे बैठा हूँ ना, इस पे तो नहीं बैठा। और अगर पार्लियामेंट में सांसद कुर्सी छोड़ करके मेज के ऊपर चढ़ जाए तो उनकी मानसिकता बोलने की है या उधम मचाने की है? आप बताओ। मेज काम करने के लिए होती है या चढ़ने के लिए होती है? जी। तो संसद कौन नहीं चलने दे रहा? संसद की कार्यवाही कौन नहीं होने दे रहा? संसद को सरकार जवाब देना चाहती है, जवाब देने से कौन रोक रहा है? वो तो विपक्ष ही रोक रहा है। हम तो फिर भी सबको सुनना चाहते हैं, सबको, और सब बोलते ही हैं। अभी सब कर्नाटक में सब भाषण ही दे करके आए हैं, लेकिन भाषण भी जहरीले दे करके आए हैं। इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं, सदस्यता जिस तरह से रद्द हुई, ये कहा गया कि बहुत जल्दबाजी में सदस्यता रद्द की गई। अडानी को लेकर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा उठाया गया, उस पर कोई जवाब नहीं आया। सूरत केस का तो इस विषय से कोई लेना देना नहीं था। जो सूरत का जो केस था वो कोई आज का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 3 साल पुराना केस था। केस में वो अपीयर हुए, अपीयर होने के बाद उन्होंने एविडेंस करी, एविडेंस करने के बाद उनके वकीलों ने बहस करी। तो न्यायालय निर्णय दे तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? अच्छा, न्यायालय में उनको तथ्य नहीं रखने दिए, एविडेंस नहीं रखने दिया, बहस नहीं करने दी, तो भी आप शिकायत करें? न्यायालय ने पूरा निर्णय दिया है, और न्यायालय के निर्णय के बाद ये जो कानून है ये तो उन्हीं के समय का है। तो क्या हम कानून पे कार्रवाई ना करें? आपके लिए कानून अलग होगा, मेरे लिए कानून अलग होगा।
इससे पहले भी संसद के सदस्यों की जिनको सजा हुई है सदस्यता गई है, कई सांसदों की सदस्यता गई है। तो जब आपने कानून बनाया है कि किसी को 2 साल की सजा होए तो उसकी सदस्यता जाएगी, तो आप बताओ क्या करना चाहिए? ये तो कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है, अगर आप संगठन का भी काम देखते हैं, जितनी मैं कवरेज करता हूं, नेशनल की तो मेरी कवरेज ज़्यादा नहीं होती, मनु भी, लेकिन मुद्दे आते रहते हैं। किस भरोसे के साथ, कौन सी ऐसी 3 बात हैं जो आज आप कह सकते हैं, क्योंकि संगठन का भी मैंने जिक्र किया, इस नारे को आप 2024 में लेके जा रहे हैं? 3 बड़े पॉइंट आपने बताया कि 19 में गए तो हम क्या करके गए, 14 में हमने क्या वादा किया था, 24 के लिए 3 बड़े पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स अगर हों आपके लिए पूछने के, तो वो क्या होंगे? आप अपने प्रचार प्रसार में जब लिख लेंगे। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर कार्य करें, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ सरकार चले। हमने कोविड जैसी महामारी से लड़ाई लड़ी है, उसमें भारत में जिसको हम एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत ढांचा कहते हैं, जो गति शक्ति है, हाईवे, पोर्ट, रेलवे, ई वे, ये लॉजिस्टिक, ये जो बनाने का काम किया है, ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में अमृतकाल के भारत के लिए जो सप्तऋषि की योजना दी है, सप्तऋषि की योजना का अर्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली सरकार, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार, युवा शक्ति को विकास देने वाली सरकार, देश के आधारभूत ढांचे को आगे बढ़ाने वाली सरकार, भारत को फाइनेंशियल ताकत बनाने वाली सरकार, वित्तीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली सरकार और लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने वाली सरकार। ये जो 7 लक्ष्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में हमने काम किया है, इस पे भारत कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़े, ये मैंडेट लेकर के हम जाएंगे और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। सामने चुनौती क्या है? कांग्रेस की जो पदयात्रा होगी, हाथ से हाथ जोड़ो, अरविंद केजरीवाल भी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, इसलिए सवाल पूछना वाजिब था। और इनका इसी से जुड़ा हुआ कि सब इकट्ठे होकर एक मोर्चा खोल लें, वो बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हम अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से, प्रतिबद्धता से और संकल्प के साथ कर रहे हैं। बाकी जिसने जो करना है करें। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की थ्योरी को काम करने वाली सरकार है। 9 सालों में सबने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना एक दिन का आराम लिया, ना कहीं विश्राम लिया, लगातार सतत अपना हर समय देश के लिए समर्पित किया। जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। विरोधियों के लिए तो कुछ बोल दीजिए, सामने कौन होगा सर? कांग्रेस से मुकाबला होगा बीजेपी का, आम आदमी पार्टी उभरेगी, या फिर जिस तरह के तीसरे मोर्चे के प्रयास किए जा रहे हैं? राज्यों में अलग अलग दल है, लोकतंत्र में मुकाबला होना ही चाहिए। आप तैयारी कराइए, बाकी हम करेंगे। सर सारी चीज मेरे ऊपर आप क्यों छोड़ के जाए? मैं तो विपक्ष के लिहाज से पूछ रहा हूँ सर। आपका आकलन पार्टी में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं सर। आप विपक्ष के लिए पूछ रहे हैं तो आप ही को तो दूंगा, विपक्ष का कोई आदमी सामने होता तो उसको जवाब देता। हाँ तो ठीक है, ये सर क्लियर रहे इस फ्लोर पे कि मैं उनके सवाल पूछ रहा हूँ जो नहीं पूछ पाते जी। भूपेंद्र यादव जी, क्योंकि आपने विकास के मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप चलते तो विकास के मुद्दे को लेकर ही हैं, लेकिन कर्नाटक में आप बजरंग बली जी को ले आए। हम नहीं लाए, और देश का कोई समझदार आदमी ये नहीं मानेगा कि बजरंग दल और पीएफआई को एक तुलना में रखा जाए। कोई ये नहीं मानेगा। जो ये विषय लेकर के आए हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। सर आगे अगर सवालों का जिक्र करें, भूपेंद्र जी अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? हमने जिक्र किया मंत्री के तौर पर संगठन पे आपके कार्य को लेकर, ये कहीं ना कहीं एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने आपकी टीम को भेजा भी था, आर्टिकल का रहे कि भूपेंद्र यादव जी सिर्फ हरियाणा या इधर तक सीमित नहीं होंगे, एक वैक्यूम बन चुका है। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव की जो पूरी एक लेगेसी थी, राजनीति थी, और कहीं ना कहीं पूरे बड़े रीजन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती थी। ये कहा जा रहा था उस आर्टिकल में कि संघ तैयारी करा रहा है कि भूपेंद्र जी को पैन इंडिया पूरा ऐसे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया जाए जो वैक्यूम बना है, उसका रिप्लेस सर आप करें। मैं बीजेपी के मिशन पे काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। चुनाव लड़ेंगे अगला?
मैं हूँ ही नहीं, मैं मिशन का आदमी हूँ। मैं जो मिशन मेरे लिए तय करेगा वो करूँगा, बाकी मेरा कोई किसी प्रकार का आकांक्षा वगैरह कुछ नहीं है। मिशन क्या है सर? पार्टी का काम करना। आरएसएस की शाखा में तीसरी क्लास से जो हमने काम करना शुरू करा और जो जो संगठन में जिम्मेदारी आई वो करते चले गए। अच्छा सर, एक सवाल पूछना है क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं आप। जब बीजेपी के संगठन का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि 24/7 कोई काम चल रहा है, तो क्या आप 24 घंटे काम करते हैं? 24 घंटे काम के बारे में तत्पर रहते हैं, बाकी तो आराम भी करते हैं। हरियाणा के बारे में एक दो सवाल मैं ले लेता हूं सर। पहले आपकी भूमिका और तमाम जो चीज़ें हमने तय कर ली और कहीं ना कहीं आपने बताया भी, और जितना बताना चाहोगे मैं कितनी भी तरीके से पूछ लूं आप नहीं बताओगे। आप अनुभवी हैं, बड़े हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा हेडलाइन या एचएल नहीं निकाल पाऊंगा आज। जन्म राजस्थान में, वो हरियाणा के कनेक्शन को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं, या आसपास जो गाँव भी है, हरियाणा से कनेक्शन क्या है, लगाव है, प्यार है आपका, वो जानकारी के लिए जो रेफरेंस पे आपकी तरफ से निकल कर आए। मेरे पिताजी और मेरा परिवार गुड़गांव के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे पिताजी रेलवे में अजमेर में थे। मेरी जन्म शिक्षा पार्टी के साथ जुड़ा वहाँ पर हुआ, लेकिन जब वो यहाँ पर आए वापस रिटायर होके तो मैं भी आया। तो मेरी वकालत की शुरुआत, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के काम की कैपेसिटी गुड़गांव में रही और उसके बाद मैंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करी। तो मेरे परिवार की जड़ें हरियाणा में हैं, मेरी शिक्षा और एमपी में राजस्थान से बना। बीच में चर्चा भी हुई आपकी एक जो पूरे, हालांकि मुझे तो पता है कि कई जो बड़े लीडर्स थे, नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके भी दौरे हुए, लेकिन आपकी दौरों के बाद एक चर्चा भी कहीं ना कहीं हरियाणा में शुरू हो गई। मैं पुष्टि के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये कहा जाने लगा हरियाणा के लुटियन जोन्स में, एक लुटियन जोन्स है दिल्ली का, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रही है, और ये बात आप तक हो ही नहीं सकता कि नहीं पहुँची होगी, लेकिन आपकी परमिशन है, मंच बड़ा है, आपकी इजाज़त से पूछ रहा हूँ। ये चर्चा चलती है कि भूपेंद्र यादव कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इन बातों में, इन दावों में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हमने देखा है पिछले 10 सालों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम एक ट्रांसपेरेंट सरकार लेकर के आए हैं। गरीबों तक उनकी योजनाएं हमने पहुंचाई है। सरकारी नौकरियों में जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हरियाणा में भर्ती हुई है वो देश में अपना उदाहरण है और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो हरियाणा में हमारे नेता हैं। संगठन पार्टी अगर कहे कि एक स्टेट संभालना, ऐसा कोई विषय नहीं है। जवाब नहीं निकलेगा मनु, बहुत मुश्किल है निकलवाना। ठीक है सर, क्योंकि आपके पास श्रम और रोजगार मंत्रालय भी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार सीएमआई के आंकड़े देकर ये बार बार क्लेम करते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है हरियाणा। 30% से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा में सीएमआई के आंकड़े कोई अधिकृत आंकड़े नहीं है, पीएलएफएस के आंकड़े होते हैं। प्रोविडेंट फंड में जो नए रोजगार के मानक जुड़ते हैं उसके आंकड़े होते हैं। ईएसआईसी में जो आईपी बनते हैं उसके आंकड़े होते हैं। इंडस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके आंकड़े होते हैं। अगर वो आंकड़े आप देखेंगे तो सकारात्मक है। अब भूपेंद्र जी जो पढ़ते हैं वो तो हमारा उससे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पर वो इन आंकड़ों को देख करके फिर हमसे बात करें तो जवाब उनका। क्लेम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगली बार। कौन? भूपेंद्र सिंह कांग्रेस हुड्डा दावा जी। कर रही है। सरकार तो बीजेपी की बन रही है। ये आधार कहीं ना कहीं जानना पड़ेगा कि सर गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, और ये सब सवाल सर मैं आपके मंत्रालय से अलग इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पार्टी में भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं और इस राज्य के बारे में बखूबी जानते हैं। गठबंधन के साथ जाने में फायदा होगा या 2024 में अकेले जाने में सक्षम है बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने हमेशा गठबंधन के धर्म को निभाया है। आप देश भर में कभी भी बीजेपी को देखिए, हमने अपने गठबंधन के धर्म से अपने आप को कभी डिगाया नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी की संख्या को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी की ताकत को आगे बढ़ाना वो हमारा काम है और हम अपनी पार्टी की ताकत को भी बढ़ाएंगे।
आपने कहा गठबंधन का धर्म निभाया है। मुंबई की बात कर लीजिए, बिहार की बात, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, बहुत से सहयोगी एनडीए का जो हिस्सा हुआ करते थे वो साथ नहीं है। एनडीए जितना बड़ा दल हुआ करता था वो अब नहीं है। 24 में कुछ नए अलायंस होंगे, इस पे भी सर आपका मैं थोड़ा सा चाहूँगा जवाब दें। और 24 के लिए क्या एनडीए का कुनबा बढ़ेगा? अच्छी बात करी आपने। मैं बिहार का प्रभारी था जी। बिहार में बीजेपी की सीटें जदयू से ज़्यादा आई। हमारी 74 सीटें आई, जदयू की तो 50 के करीब सीटें थी। उसके बावजूद भी हमने कहा, चूंकि हमने घोषणा कर रखी है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री किया, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। धोखा नीतीश जी ने हमको दिया। हम मिलकर के आरजेडी के खिलाफ सरकार में आए थे, उनकी नैतिकता नहीं थी। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, संयोग से उस समय भी मैं चुनाव प्रभारी था। महाराष्ट्र में ज़्यादा अगर जितनी सीटें शिवसेना लड़ी और जितनी बीजेपी लड़ी, तो बीजेपी की सीटों का जीत का प्रतिशत ज़्यादा था। लोग बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वोट दे रहे थे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप था वो तो हमारा मैंडेट चुरा करके एनसीपी के साथ लेकर के चले गए, और लोकसभा में हमारे को छोड़ने का काम अकाली ने किया। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। किसान आंदोलन में तो हमने नहीं किया। लेकिन आरोप लगता है कि आप मजबूर करते हैं। नहीं, कैसे मजबूर करेंगे? छोटे दलों को दबा देती है बीजेपी। अच्छा, हमने मुख्यमंत्री आपको मुख्यमंत्री बनाना मजबूर करना होता है? छोड़ के तो वो गए। छोटे दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ा दल नीचे हो गया, तो कहाँ मजबूर किया? महाराष्ट्र में बात कहाँ बिगड़ी थी सर? वो तो उनसे पूछो जिन्होंने बिगाड़ी। छोड़ के तो वो गए, हम थोड़ी गए। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में, बिहार में और देश के सब राज्यों में काम किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की अगर आप राजनीतिक इतिहास को और आंकड़ों को देखेंगे, हमने हमेशा गठबंधन बनाने का काम किया। हमने गठबंधन के धर्म का पालन किया। और बीजेपी ने जनसंघ रहते हुए भी अपनी पार्टी को जनता पार्टी में मर्ज करा। जो दोहरी सदस्यता की बात थी वो जनता पार्टी से आई, और बाद में जिन्होंने हमें कहा उन्होंने ही बाद में हमारे साथ गठबंधन किया। तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विषय एकदम स्पष्ट है। हम नेशन फर्स्ट की थ्योरी में विश्वास करते हैं, हम गठबंधन धर्म को निभाने में विश्वास करते हैं, और कोई धोखा भी देता है तो भी हम अपने मिशन और भारत के विषयों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं। 24 में कुछ नए अलायंस पार्टनर देखते हैं? 24 में हमारी पार्टी ताकत के साथ लड़ेगी। अब ये अलायंस पार्टनर और बाकी तो सारे ऊपर के स्तर के और परिस्थिति और क्षेत्र के हिसाब से निर्णय होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। और पिछली बार तो हम 303 आए थे, उससे भी ज़्यादा बहुमत लेकर के वापस से मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। 303 से ज़्यादा का जो भरोसा है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर देवेंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। कहाँ से आएंगे? यूपी है, यूपी में चैलेंजेस सबसे कम नजर आते हैं। हो सकता है कि मेरी नॉलेज या मेरी जानकारी पूरे राज्यों का ना, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। यूपी में सबसे स्ट्रांग दिखती है बीजेपी आज की डेट में। बिहार में चैलेंज है, जो बड़े लोकसभा सीट वाइज जो जो राज्य हैं वहाँ चैलेंज है। महाराष्ट्र में है, बिहार में है, हरियाणा तो सिर्फ 10 सीट का राज्य है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा मैं हरियाणा की नहीं करना चाहूँगा। आपका जो दावा है, साउथ में आप कितने पहुँचे हैं? अभी पिछले दिनों कर्नाटक का भी चुनाव प्रचार चल रहा है और तमाम चीज़ें हैं। नंबर अगर आएंगे, थोड़ा भी अगर आप मुझे 2 लाइन में बता पाएं कि 24 में स्ट्रांग अगर आप लग रहे हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन सा ऐसा रीजन है जो आपकी पार्टी में इतने वरिष्ठ नेताओं को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सामने वाले चुनौती का आप नाम भी नहीं ले रहे? 2 ही सेंटेंस में दे देता हूँ, बिना चैलेंज के कोई चुनाव नहीं होता है, और जहाँ से नहीं आए वहाँ से ज़्यादा संख्या में आएंगे, जहाँ है वहाँ पर मजबूती से जीतेंगे। इस पे तो थोड़ा सा लंबा बनता था, कई राज्यों में मजबूत है। आपने 2 लाइनें कही थी। थोड़ा जानना चाहेंगे सर दर्शक इससे कि भाई कुछ राज्यों में चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 साल लोगों के बीच में काम किया। जब कोविड के कार्यकाल में सारी पार्टियां वापस से अंदर चली गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन का मंत्र लेकर के काम किया। अगर आप देखेंगे, तेलंगाना से लेकर के, आंध्रा से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर जगह पर बड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश की जनता के विश्वास को जीता है। और इसलिए आप विश्वास करिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत ने
जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, जो उन लोगों ने पिछली बार हम लोगों को समर्थन नहीं दिया था जिन क्षेत्रों से, वहाँ से भी समर्थन के साथ केंद्र में हम बड़ी सरकार बना करके पुनः आएंगे। और हमारे संवाददाता भी हैं, उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं, शायद वो सवाल पूछना चाहते हैं। मंत्री जी, देवेंद्र। पर्यावरण के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल है उनके, क्या सवाल है? जी गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सूरज है और मैं जेवी इंटरनेशनल सेक्टर से हूँ। मेरा सवाल ये भी, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वायु प्रदूषण के बारे में, तो मेरे हिसाब से वायु जितना ज़रूरी है ज़मीन, आप देखेंगे हर वार्ड हर सेक्टर में गार्बेज ट्रक आता है, पर तब भी आप देखेंगे कोनों कोनों में हरियाणा में, कभी गुरुग्राम का ही देख लीजिए, चारों तरफ कूड़ा आपको मिलेगा, काफ़ी ऐसे डंपिंग स्टेशन डंपिंग ग्राउंड्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि गार्बेज ट्रक हर वार्ड हर सेक्टर में जाते हैं? तो उसको रिसाइकल करने को हरियाणा सरकार का कोई प्लान? थैंक यू सर। 2 सवाल और हैं, एक साथ ही उनका उत्तर ले लेंगे। क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ भूपिंदर सिंह रॉयल एंड आई एम फ्रॉम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 7। तो मेरा सवाल ये है, देयर इज़ अ मैन, ही इज़ नोन एज द प्लास्टिक मैन बिकॉज ही मेड यूजिंग प्लास्टिक एंड चारकोल टू मेक रोड। सो इज इट कमिंग इन हरियाणा टू? नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर, आई एम ईशा शर्मा ऑफ ग्रेड 11th। सर, जैसे गुड़गांव बहुत डेवलप है और बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, बट पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या ऐसे मेजर्स और स्टेप ले रही है जिससे पोल्यूशन कम हो? थैंक यू। जी सर। सर। पहला जो विषय है, ये बात सच है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, मैंने जो अपनी बातचीत की शुरुआत में करी थी, हमारी लाइफ स्टाइल में जो कुछ हम इस धरती से लेते हैं वो तो ताज़ा, स्वच्छ और साफ लेते हैं, और जो कुछ धरती को वापस देते हैं वो गार्बेज के रूप में देते हैं। और धरती पे एकमात्र ऐसा प्राणी इंसान ही है। आप ये मान के चलो कि नदियाँ अगर ये सोचे कि हम थोड़ा सा पॉल्यूट पानी कर देते हैं तो इंसान को कितनी दिक्कत होगी। धरती तो प्रकृति की साफ हवा देती है, और इसलिए जो गार्बेज वेस्टेज है इसको अब भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी में महत्व दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि हमारे मंत्रालय द्वारा भी प्लास्टिक कलेक्शन के लिए ईपीआर रूल निकाले गए हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है। जिसको यूज्ड ऑयल कहते हैं उसके लिए हम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। जो यूज बैटरीज हैं उसके लिए हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। और केंद्र सरकार जो बजट भी लेकर के आई है, उन्होंने 500 वेस्ट टू वेल्थ ये संयंत्र लगाने की बात देश के कई भागों में करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में प्लास्टिक वेस्ट का उल्लेख किया था। आज के 20 साल पहले तो मोबाइल आया ही था। आज देश में 125 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, और अगर ये मोबाइल ही अगर सब लोग बाहर फेंक दें तो कितना बड़ा कचरा हो जाएगा। और धरती से हम लगातार एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कितना हम मेटल और बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो रीयूज़, रीसाइकिल एंड रीप्रोड्यूस ये समय की अनिवार्यता है। और वेस्ट टू वेल्थ को लेकर के, जैसे आज ईंधन में हम लोग एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं, भारत सरकार उस पर 20% के लक्ष्य पे जा रही है। पराली है, तो ये जो पराली का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको लेकर के हम लोगों ने, मैंने अभी पानीपत का उदाहरण दिया, पेलेट्स बनाने का उदाहरण दिया, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन कम हो। एक विषय जो अभी आपने प्लास्टिक और चारकोल से सड़क बनाने की बात करी है, NHAI ने अपने फिलिंग करने के लिए उस विषय को करने का काम किया है। और मेरे को लगता है कि गुड़गांव के स्कूलों में तो कम से कम वेस्ट टू वेल्थ में क्या हो सकता है, नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं, रीसाइकल, रीयूज़, रीप्रोड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और आने वाले 5 जून को प्रधानमंत्री जी स्वयं मिशन लाइफ में उस कार्यक्रम को करने वाले हैं। और आप हमारे यहाँ नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के लोग हैं, तो मैं उनको भी चाहूँगा कि हम लोग जो मिशन लाइफ को लेकर के काम कर रहे हैं
वो इन्हीं विषयों में नौजवानों में जागरूकता लेकर के अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के काम कर रहे हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आपका स्कूल वो जो हमारे इनोवेशन के कार्यक्रम हैं उसमें हमारी जो संस्था है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम उनके साथ जुड़ें और जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के सर्कुलर इकोनॉमी के उपाय के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी जागरूकता का और व्यवहारिक पहल का कंट्रीब्यूशन करें, ऐसी मैं भी अपेक्षा रखता हूँ। भूपेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ये पर्यावरण का मुद्दा हो चाहे कूड़े का मुद्दा हो, ये पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फंस जाता है, जो एक्चुअल काम जमीन पर होना चाहिए? क्योंकि क्या विपक्ष और क्या पक्ष, सबको ही साफ हवा चाहिए। इसलिए विपक्ष को ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए और सकारात्मक ज़्यादा होना चाहिए। शुक्रिया भूपेंद्र जी, आप बने रहिए सर मंच पर। बहुत अच्छा सेशन था, होमवर्क करने की कोशिश की गई लेकिन अनुभव होता है। कोई ऐसा सवाल या जवाब था नहीं जिसका आपके, कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब ना हो, वो आपने तय करना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप मंच पे बने रहिए। एक बार तालियां बजा दीजिए भूपेंद्र यादव जी के लिए। बहुत मुद्दों पर विपक्ष पर शायद मौका मिले ना मिले लेकिन खुलकर बात की। सर आप मंच पर 2 मिनट बने रहिए सर अभी जी। बिल्कुल, और अब देखिए अब मैं वो खास मेहमानों को एक एक करके मंच पे बुलाना चाहूंगी जिन्हें भूपेंद्र यादव जी सम्मानित करेंगे। हमारे जो खास के स्पॉन्सर्स हैं आज के दिन, और उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी जी सलाम एडिटर तारिक फरीदी जी को। सर आप भी प्लीज मंच पर आएं, और हमारे जो आज के खास स्पॉन्सर्स हैं उनको मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूंगी। उन्हें सम्मानित किया जाएगा भूपेंद्र यादव